नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सबसे पहले सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स काम कैसे करते हैं, हाउ डू दे ऑपरेट, और बहुत सी और चीज़ें जानने के लिए है। सबसे पहली बात, आपने स्कूल में काफ़ी बार ये सेंटेंस सुना होगा, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और बिल्कुल, एक सेल फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ ऑल बीइंग्स। और सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर किया था 1655 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सेल को डिस्कवर भी किया और साथ ही साथ सेल का जो नाम है, जिसको हम कहते हैं सेल आज के टाइम में, ही वॉज द वन हु कॉइन्ड द टर्म सेल। और उसके साथ साथ सेल को समझने में रॉबर्ट हुक ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम का इनका एक माइक्रोस्कोप है, जो आज के टाइम में हमारे पास एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा एमेचोरिश है कंपैरिजन में, मगर फिर भी इन्होंने इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी करी थी। सेल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, हम नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। यू नीड ए माइक्रोस्कोप टू व्यू अ सेल। अगर एक जनरल वे में एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि लिविंग वर्ल्ड में, इसमें सब आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सबसे बड़ा सेल किस जीव में पाया जाता है? तो द लार्जेस्ट सेल इज फाउंड इन द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच होती है, एक चिड़िया होती है, हम शायद आपको पता होगा, उसका जो अंडा होता है उसमें पाया जाता है द लार्जेस्ट सेल। और जो सबसे छोटा सेल होता है वो हमें माइक्रोप्लाज्मा में मिलता है। ये दोनों सेल्स को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। नाउ सेल की इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट होती है उसमें सेल का क्या रोल है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेल है और एक फीमेल है। नाउ एक मेल और एक फीमेल मिले, मेल ने कंट्रीब्यूट किया एक स्पर्म, फीमेल का एग यहाँ पर यूज़ हुआ, ठीक है। नाउ स्पर्म और एग मिलते हैं और उसके बाद एक जाइगोट बनता है। ऑलराइट, ये आप देख रहे हैं, ये है जाइगोट। जाइगोट इनिशियली, सबसे पहले जाइगोट में सिर्फ एक सेल होता है, ओनली वन सेल। बाद में इस सेल का बंटवारा होता है, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, यहाँ पे बंटवारा होता रहता है। पहले ये 2 स्टेज सेल बनता है, फिर 4 स्टेज, फिर डिविजन्स होते रहते हैं और फाइनली डिविजन्स होकर एक टाइम पर सेल बनाना स्टार्ट कर देते हैं टिश्यूज। टिश्यूज के बाद बनाए जाते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि आपका दिल, दिमाग, स्टमक, लंग्स, पैनक्रियास, ग्लैंड्स। ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम पहुंचते हैं ऑर्गन सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, वेरियस जो सिस्टम्स एक ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, दे स्टार्ट फॉर्मिंग। और उसके बाद एक इन्फेंट पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से सेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक ह्यूमन बीइंग के बर्थ में, उसके मैच्योर होने के पीरियड में। और बाय द वे, जो ये पूरा पीरियड होता है जो 9 महीने तक चलता है, इसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो एज वेल। नाउ हमने अभी बात करी है एक ह्यूमन बीइंग की, उसकी लाइफ को फॉर्म होने में सेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन बीइंग एज यू नो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिजम्स प्राइमरली 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब कि जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, और मल्टी सेलुलर मतलब कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल होंगे। ना जब मैं मल्टी सेलुलर की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। ह्यूमन बीइंग्स में माना जाता है एवरेज ह्यूमन बीइंग में कि मिनिमम 100 ट्रिलियन सेल तो होंगे ही, कुछ रेयर केसेस में थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में एज आई सेड एक ही सेल होगा, और यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया या फिर आप अमीबा भी कह सकते हैं। मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मल्टी सेलुलर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आप अगर देखो तो आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक फर्दर क्लासिफिकेशन भी आती है, फर्दर एक और डिवीजन आता है सेल को समझने के लिए। वहाँ पर पहुँचने से पहले सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। देखो, सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अभी आपको सब मैं फोटो में दिखाऊंगा, अभी कुछ जो ये पॉइंट्स हैं ये याद रख लो। उसके अलावा इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन 2 मेन कंपोनेंट, जो 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
और जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट प्रीटी मच डिसाइड्स के इवेंचुअली आपकी बॉडी कैसे फॉर्म होगी. Cytoplasm is the space between the cell membrane and the nucleus which contains various cell organelles like plastids, mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. ये चीज़ें आप इस फोटो में अच्छे से समझ पाएंगे. ये आपके सामने दो टाइप है सेल के. ये जो आपको ग्रीन सेल दिख रहा है ये वाला, ये है एक प्लांट सेल. जो आपको ये ब्लू सेल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एन एनिमल सेल. ना आप पहली बार तो नोटिस करोगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो शेप है वो डिफरेंट है. जो शेप डिफरेंट होने का रीज़न बहुत बड़ा है सेल वॉल. आप नोटिस करोगे कि प्लांट सेल के यहाँ पे आप देखोगे ये आपको एक सेल वॉल दिखेगी. दोनों सेल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल में बाय द वे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन तो दिखेगी. दैट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली एन आउटर लेयर. आउटर लेयर तो है, मगर प्लांट्स के पास एक एडिशनल सेल वॉल भी होती है जो आपको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में नहीं दिखेगी. ना यहाँ पे ऑब्वियसली आप अगर देखोगे तो वेरियस आपको टर्मिनोलॉजीज दिख रही होंगी. क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रियन, ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए जूम इन कर दूंगा. माइट्रोकॉन्ड्रियन, ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये प्लांट सेल में भी है. सिमिलरली माइट्रोकॉन्ड्रियन आपको एनिमल सेल या फिर ह्यूमन बींग्स के सेल में भी मिलेगा. ये जो माइट्रोकॉन्ड्रियन है ये बेसिकली प्लूरल फॉर्म होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की. अभी इसके फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, अभी बस बेसिक इसको आप ग्लांस कर सकते हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लांट की सेल वॉल है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये बनती कैसे है और इसका बेसिक काम क्या है. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो जो प्लांट की सेल वॉल है जो आपको एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगी, ये प्राइमरली बनती है सेलुलोज से. हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि सेल वॉल में आपको लेग्निन भी मिलेगा, हेमी सेलुलोस भी मिलेगा, उसके अलावा पेस्टिन भी मिलेगा, मगर प्राइमरली जो मेजर कंपोनेंट होता है प्लांट की सेल वॉल का वो होता है सेलुलोस. अब एक बात आपको ये भी बतानी चाहिए कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, आपने हम श्योर देखे होंगे ग्रीन वेजिटेबल्स, वो जब आप खाते हैं तो उनमें भी सेलुलोस होता है. तो जब आप सब्जियां खाते हैं प्राइमरली स्पिनच वगैरह ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वहाँ पे आपको सेलुलोस को काफ़ी पचाना पड़ता है. ना सेलुलोस के अलावा जो यहाँ पे लिग्निन है, इसके बारे में ये जान लो, ये वॉल को हार्ड बनाता है, ठीक है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्लांट सेल्स डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में आपको अलग टाइप के मिलेंगे. कहीं पर सेल वॉल कम हार्ड होती है, कहीं पर ज़्यादा हार्ड होती है. जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है लिग्निन पर. फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो जो घास होती है, ग्रास, वहाँ पर लिग्निन आपको कम मिलेगा. उसके सेल में, उसकी जो सेल वॉल है वहाँ पे आपको लिग्निन काफ़ी कम मिलेगा. उसके कंपैरिजन में आप अगर लकड़ी देखोगे तो लकड़ी का जो सेल होगा वहाँ पे आपको लिग्निन ज़्यादा मिलेगा. नाउ सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी, उससे हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन में. जैसे मैंने आपको दिखाया था फोटो में, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही मिलेगी. तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग सेल्स, जो भी लिविंग सेल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन तो 100% मिलेगी ही. इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये भी आप याद रख सकते हैं. नाउ सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो लार्जली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है. सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, उसके बाद लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ये चीज़ डेफिनेटली आप याद रख सकते हैं कि प्राइमरली जो मेम्ब्रेन होती है इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन. नाउ अनलाइक सेल वॉल, सेल वॉल अपने आप में एक लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, वेयरएज सेल मेम्ब्रेन अपने आप में एक लिविंग स्ट्रक्चर भी होता है. एक और डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में ये भी है कि सेल वॉल के आर पार जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कोई चीज़ आर पार जाती है. सेल मेम्ब्रेन के आर पार कुछ चीज़ें जा सकती हैं, कुछ आयन्स या फिर कुछ सर्टन मॉलिक्यूल्स जिनको आर पार जाना हो, बहुत ही कम संख्या में वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार भी जा सकती हैं. फिर हम बात करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का. यहाँ पे आप देखोगे ये जो एनिमल सेल है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था माइट्रोकॉन्ड्रियन, ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये है माइट्रोकॉन्ड्रियन. सिमिलरली प्लांट सेल में भी आपको माइट्रोकॉन्ड्रियन यहाँ पर मिलेगा. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो. इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहीं से एनर्जी मिलती है सेल को. जब एक बॉडी को एक डिजीज अफेक्ट करती है, अगर मान लो किसी एक आदमी को कैंसर हो गया,
उसको एड्स हो गया, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। उसकी वजह से सेल काफ़ी वीक हो जाता है और ओवरऑल बॉडी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से फंक्शन कर पाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहेंगे? इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसके बिना सेल को ऑपरेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ये जनरेट करता है, स्टोर करता है और प्रोवाइड भी करता है एनर्जी टू द सेल। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काम ये होता है, जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको ये कन्वर्ट करता है इनटू एटीपी, एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। ये जो एटीपी होता है ये बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझ लो, इसको कहा जाता है केमिकल करेंसी ऑफ द सेल। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप याद रख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर जगह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की, ये तो आपको प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेगा, मगर अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेंगे। नाउ प्लास्टिड का काम क्या होता है? प्लास्टिड्स देखिए, प्लास्टिड्स के अंदर इसकी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो 3 तरीके से, क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें क्लोरोफिल होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसकी वजह से प्लांट खुद की एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। उनको किसी और को कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपनी एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का यूज़ किया जाता है प्लांट्स में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना वहाँ पे काम है, मगर फॉर द टाइम बिंग जो सबसे पहले इनिशियल पावर आती है एक प्लांट में, जो इनिशियल एनर्जी आती है वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर करता है। फिर फाइनल चीज़ आती है क्रोमोप्लास्ट। ये पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बेसिकली कलर देता है। अगर आप प्लांट्स के फ्रूट्स देखो, फ्लावर्स देखो, तो वहाँ पे जो उसको कलर मिलता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लेंगे एक टमाटर का, तो टमाटर की जो अर्ली स्टेज होती है तो उस वक्त टमाटर ग्रीन होता है, इट इज़ इन इट्स अर्ली स्टेजेस, क्योंकि उस वक्त उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बाद में जब वो राइप हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, तो वो रंग चेंज होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नाउ फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें, अभी तक हमने जो भी बात करी है प्लास्टिड्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की, सेल मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की, ये सभी का रोल होता है सेल की फंक्शनिंग में, ठीक है। कुछ का रोल लिमिटेड होता है सिर्फ प्लांट की सेल की फंक्शनिंग में, कुछ का दोनों में होता है, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये करता क्या है? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्ट करता है, मदद करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। हालांकि प्रोटीन का जो एक्चुअल सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स करते हैं, मगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी वहाँ पर रोल होता है, वो एक सपोर्टिंग रोल वहाँ पर निभाता है। ओवरऑल अगर हम कहेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल किसका होता है, तो दोनों का ही हम कहेंगे, बोथ ऑफ देम प्ले अ रोल, मगर राइबोसोम का मेन एक फ्रंट लाइन रोल होता है। उसके अलावा कुछ और बात ये भी जान लो, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इसको हम कहते हैं, ठीक है, एंड प्रोटीन्स, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राइबोसोम के आसपास कोई भी आपको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। सेल के अंदर होता है, मगर इसकी खुद की कोई यहाँ पे आसपास आपको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। तो अभी तक हमने सेल के बहुत से पार्ट्स को डिस्कस किया है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों के सेल वॉल क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, राइबोसोम्स, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से बहुत ही सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा, उसके अलावा प्लांट सेल में भी मिलेगा। इसको हम कहते हैं कमांड सेंटर ऑफ सेल, और इसमें बहुत कुछ है जानने को, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा जब हम न्यूक्लियस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मगर मैं ये नहीं चाहता हम सीधा न्यूक्लियस को डिस्कस करना स्टार्ट कर दें। पहले मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस हमने अब तक समझे हैं उनको एक बार हम समराइज कर लें, और उसके बाद एक और डिफरेंस के बारे में आप जानें, प्रोकैरियोट सेल
और यूकैरियोट सेल के बारे में। अभी तक आपने जाना है एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। फिर आपने ये भी जाना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस होता है। अब इसके बाद एक और डिफरेंस के बारे में आपको बताना चाहिए। सेल को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जहां पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। नाउ अभी हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को वैसे देखा उनकी फॉर्म में, जो उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया। ऑफ कोर्स इसमें आप बहुत ज़्यादा डीप भी जा सकते हैं, मगर वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी है। अब इसी में कुछ और पॉइंट्स आते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। इससे अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, सो यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट इट। देखो, पहली बात तो मैंने आपको जैसे ही दिखाई थी फोटो, वो मैंने क्लियर कर दिया था कि प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी, एनिमल सेल या फिर ह्यूमन सेल में आपको कोई भी सेल वॉल नहीं मिलेगी, मेम्ब्रेन दोनों में होती है। नाउ सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों में आपको माइटोकॉन्ड्रियन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्लूरल फॉर्म होती है, वो आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको गोल्गी एपरेटस दोनों में मिलेगा, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मिलेगा, न्यूक्लियस दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, रिबोसोम्स आपको दोनों में मिलेंगे। उसके अलावा सेल्स में आपको एक चीज़ दिखेगी, लार्ज वैक्यूल। ये देखिए आपको प्लांट और एनिमल सेल में मिलेगा, मगर डिफरेंट फॉर्म्स में। वैक्यूल बेसिकली सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके पास एक पाउच टाइप की चीज़ होती है जिसमें वाटर कंटेंट स्टोर होता है। वहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो वाटर कंटेंट होता है वो आपको मिलेगा, और यहाँ पे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बार स्टोर किए जाते हैं। तो इसका मल्टी डायमेंशनल यूज़ होता है, ठीक है। नाउ लार्ज वैक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलेगा प्लांट में। एनिमल सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे आपको स्मॉल वैक्यूल मिलेगा, किसी में आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लांट्स में ऑफकोर्स आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्लैजिला ये आपको सिर्फ गैमेट्स में मिलेगा, इन प्लांट्स एनिमल्स में सिर्फ आपको फ्लैजिला मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आप याद रख सकते हैं। नाउ इसके बाद हम जानते हैं एक और डिस्टिंक्शन के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अभी तक हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल को डिस्कस किया था। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी सिंपल होते हैं। दे आर यूजुअली, जहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलेंगे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा। नॉट एवरी सिंगल टाइम, हर बार ऐसा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर आपको ऐसा दिखेगा। जहाँ पे आपको यूकैरियोटिक सेल दिखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली हम वहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो धरती पर जब लाइफ शुरू हुई थी तब माना जाता है कि जब इनिशियली सेल्स बने थे देवर प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन एग्जाम एज वेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गए प्रिमिटिव सेल, वेराज यूकैरियोटिक सेल को आप अगर देखें तो इनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल कहा जाता है। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक टेबल में दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ देखो, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ नोन एज प्रिमिटिव सेल। उसके अलावा यहाँ पे कोई आपको डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा जिसमें आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे आपको कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वो एब्सेंट होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मेम्ब्रेन की मैं बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको हम PPLO भी कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक के, ज़्यादातर यूनिसेलुलर आपको मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जहाँ पे हम मल्टी सेलुलर की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा जहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हम देखें तो वहाँ पे आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, ये सब आपको दिखेंगे।
तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और यहाँ पर सेल के अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी होती है साइटोप्लाज्म की। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पूरा टेबल आपके लिए अवेलेबल है। ये पीडीएफ भी ऑफकोर्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको डिफरेंस मिलेगा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट का। यूकैरियोट ऑफकोर्स आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स ज़्यादातर आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे। सिंपल बेसिक होते हैं, यूकैरियोट्स काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोट के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए थे, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी आप कह सकते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोट काफ़ी हद तक लेस डेवलप्ड होते हैं, सिंस वो प्रिमिटिव होते हैं। यूकैरियोट हमेशा ज़्यादा डेवलप्ड आपको मिलेंगे। और उसके अलावा सेल के अंदर जो डीएनए की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में हमेशा आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस पर हम और बात करेंगे बाद में। यहाँ पे आपको हमेशा सर्कुलर डीएनए मिलेगा, वेराज यूकैरियोट में आपको हमेशा लीनियर डीएनए मिलेगा। और यूकैरियोट साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, दे हैव लार्जर साइज, वेराज प्रोकैरियोट का जो साइज होता है ओवरऑल ये काफ़ी हद तक छोटा भी होता है। नाउ सिंस आपको अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे डिफरेंस पता लग चुका है, अब आप तैयार हैं न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलिए स्टार्ट करते हैं टू नो अबाउट न्यूक्लियस।